मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम लोग भाषा नीति, शिक्षा की चुनौतियों के अंतर्गत भाषा नीति के संबंध में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि भाषा नीति के संदर्भ में संस्कृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से कि हमने कल कुछ आयोगों के द्वारा, जैसे ताराचंद समिति है, राधा कृष्ण समिति है, मुदालियर आयोग, इनके द्वारा जो शिक्षा से संबंधित संस्कृतियां, भाषा से संबंधित संस्कृतियां दी गई थी, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम इससे आगे पार्ट 2 के अंतर्गत पार्ट 2 में और जो मतलब अन्य आयोगों के द्वारा जो संस्कृतियां दी गई या कुछ शिक्षाविदों की जो विचारधारा थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है भावात्मक एकता समिति। भावात्मक एकता, भावात्मक एकता समिति की जहां तक बात है, इस समिति के द्वारा त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया गया था 1962 में, ठीक है ना। तो इस समिति के द्वारा भी त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया गया था। पर यहाँ एक बात कही गई थी भावात्मक एकता समिति के द्वारा कि जो शिक्षा का माध्यम है, या यूं कहा जाए कि एक माध्यम भाषा हर उसकी होनी चाहिए, लिंक जिसके माध्यम से विचारों का या व्यवहार का आदान प्रदान किया जा सके, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षा का जो निश्चित माध्यम होना अनिवार्य है, उस पर उन्होंने बल दिया था। विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा पर के संबंध में उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक विश्वविद्यालय स्तर पर उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास शिक्षा में उपयोग के लायक विकास नहीं हो जाता है, तब तक अंग्रेजी को माध्यम बनाया जा सकता है या माध्यम बनाए रखा जाना चाहिए। इसी बात का उन्होंने यहाँ पर समर्थन किया था, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर, है ना, क्षेत्रीय भाषा के विकास तक अंग्रेजी का उपयोग होना चाहिए या अंग्रेजी का उपयोग निरंतर जारी रखा जाना चाहिए। इस बात का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था। तीसरी बात, तो अगला जो है वो शिक्षा आयोग 1964, जिसको कि कोठारी कमीशन कहेंगे, शिक्षा आयोग, क्योंकि दौलत सिंह कोठारी इनके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर बल दिया था, उसी के विकास पर अब विशेष रूप से चर्चा की थी। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिंक को उन्होंने सुझाव अवश्य दिए, लेकिन अधिकांश कार्य जो था उन्होंने एक बहुत विस्तृत स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर किया था। लेकिन कोठारी कमीशन है जिन्होंने केवल उनके बारे में विचार ही नहीं रहे थे, बल्कि प्राथमिक स्तर से, क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग ने ये बात कही थी कि नींव से ही सुधार किया, उसकी शिक्षा के सुधार की आवश्यकता है, उस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से कोठारी कमीशन, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी इसी दृष्टिकोण से स्थापना की गई थी, और कोठारी कमीशन का, तो उन्होंने शिक्षा प्राथमिक से लेके उच्च तक की सभी क्षेत्रों की बाकायदा हर क्षेत्र से संबंधित उन्होंने कार्य किया, उससे संबंधित अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें शिक्षा से संबंधित उन्होंने बहुत स्पष्ट विचारों को अलग अलग भागों में बांटते हुए स्पष्ट किया है। आपने भी त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया था। त्रिभाषा सूत्र को आपने भी स्वीकार किया था या इसका अनुमोदन इन्होंने किया था। अब उन्होंने
निम्न प्राथमिक, क्योंकि कोठारी आयोग ने जो है प्राथमिक से लेकर उच्च तक की उच्च माध्यमिक तक की ये विश्वविद्यालय स्तर तक की समस्त शिक्षाओं से संबंधित स्तर की शिक्षाओं से संबंधित अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इसीलिए उन्होंने अलग अलग रूप में हमें भाषा की संस्तुतियां प्रस्तुत करी। तो पहला है इसमें निम्न प्राथमिक। निम्न प्राथमिक पे उन्होंने कहा कि एक ही भाषा होनी चाहिए, एक भाषा। और वो कौन सी? क्षेत्रीय या मातृभाषा। ठीक है, क्षेत्रीय या मातृभाषा, एक ही भाषा का यहाँ पर अध्ययन हो जिसमें या तो क्षेत्रीय भाषा हो या फिर मातृभाषा। दूसरा है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक पे आपने कहा था कि दो भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए, दो भाषा। अब वो दो भाषा कौन सी है? पहली है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो यहाँ पर रखी गई थी, और दूसरी है मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा। और दूसरी जो भाषा थी इनकी जिसका उन्होंने अनुमोदन किया था वह था हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी या अंग्रेजी, मतलब कि दो भाषाएं थी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, जो यहाँ पर थी उसी को कंटिन्यू किया और दूसरा यहाँ पर ऐड किया हिंदी या क्षेत्रीय भाषा को यहाँ पर स्थान दिया जाए। तीसरा जो था यहाँ पर निम्न प्राथमिक माध्यमिक स्तर। निम्न माध्यमिक स्तर है ना। इस स्तर पर उन्होंने तीन भाषाओं का समर्थन किया था। तीन भाषाएं उन्होंने कही, तो उनमें कौन कौन सी है? पहली तो वही है आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी है क्योंकि ये निम्न माध्यमिक स्तर पर जो भाषा का सुझाव प्रस्तुत किया गया था वह किया गया था अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। ठीक है ना। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पर दिया था कि क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जो कि प्राथमिक से चला आ रहा था। सेकंड यहाँ पर था उच्च हिंदी। उच्च हिंदी में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उच्च हिंदी का शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। और फिर तीसरा जो यहाँ पर तीसरी भाषा थी, क्योंकि त्रिभाषा का यहाँ पर उन्होंने समर्थन किया, अनुमोदन किया, इसी आधार पर निम्न और उच्च अंग्रेजी। निम्न व उच्च अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर उन्होंने अनुमोदन किया या समर्थन किया। उनका कहना यही था कि मतलब कि यहाँ पर तीन भाषाएं हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, उच्च हिंदी भाषा क्योंकि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए था, और उच्च और निम्न अंग्रेजी। क्योंकि निम्न स्तर इसलिए लिखा गया, यहाँ कहा गया क्योंकि कुछ हैं जिन्होंने कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया, ऐसे में उनके लिए अनिवार्य है कि निम्न अंग्रेजी का शिक्षण कार्य किया जाए, उसके बाद ही उच्च अंग्रेजी का शिक्षण कार्य संभव हो पाता है। चौथा जो स्तर इन्होंने बताया था वह बताया था उन्होंने माध्यमिक। चौथा था माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए था, और यहाँ पर भी तीन भाषाओं का उन्होंने समर्थन किया था या अनुमोदन किया था। तो तीन भाषाएं कौन कौन सी थी यहाँ पर? पहली
मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा एक, दूसरी थी हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, तीसरी थी अंग्रेजी के अतिरिक्त विदेशी भाषा, अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई एक विदेशी भाषा, ठीक है। और चौथा था एक शास्त्रीय भाषा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने 4 वर्ग दिए, उनमें से किसी किन्हीं 3 भाषाओं का चुनाव यहाँ पर हो सकता है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहले में, दूसरे में हिंदी या अंग्रेजी, इनमें से कोई एक, तीसरे में अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई भी एक विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, और चौथे में एक शास्त्रीय भाषा, जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि शास्त्रीय भाषाएं वे जो हमारी प्राचीन भाषा है, जिनमें कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें संस्कृत भी एक है, उसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषा इसमें सम्मिलित है। तो इसके साथ कोई भी एक शास्त्रीय भाषा का चुनाव बालक यहाँ पर कर सकता है। अब ये बात देखने की है कि जब इतनी संस्तुतियां, इतने आयोगों के द्वारा भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए या एक राज्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए या सब एक जो विवाद खड़ा हुआ था उसे समाप्त करने के लिए इतने आयोग, इतनी समितियों ने प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी भाषा से संबंधित विवाद हमें देखने को ही मिला। और कई बार तो ये स्थिति के राजनीतिक स्तर पर बवंडर देखने के लिए, यानी कि राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन तक हमें इसके बारे में देखने और सुनने को मिला, जिसकी वजह से एक किसी निश्चित निर्णय तक पहुंच पाना आज तक भी संभव नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर हम कुछ शिक्षाविदों के अंतर्गत गांधी जी और टैगोर और आदि कुछ शिक्षाविद थे, इनकी भाषा संबंधित विचारों पर भी हम दृष्टि डालेंगे, क्योंकि भाषा विवाद को जो है वो स्वतंत्रता से पहले ही प्रारंभ हो चुका था कि कौन सी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रीय भारत संघ की भाषा होनी चाहिए, कि जिससे कि संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, क्योंकि भाषा एक वो माध्यम है, संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम भाषा होती है। इसीलिए एक भाषा जो कि हर व्यक्ति सरलता से पढ़ समझ सके, वह भाषा संप्रेषण की सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट भाषा होती है। इसीलिए हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पर हम गांधी जी के विचारों को देखेंगे, जिन्होंने कि भाषा विवाद से संबंधित जब कुछ प्रश्न उठे तब उन्होंने कुछ विचार कहे थे कि किसी भी राष्ट्र की भाषा बनने के लिए उस भाषा में निम्न गुण होने अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर हम गांधी जी के विचारों को देखेंगे। गांधी जी के अनुसार राज्य भाषा में कौन से गुण होने चाहिए, है ना, भाषा के गुण, ठीक है। तो पहला, जो सभी के लिए सीखने में सरल हो, सीखना सरल, यानी कि ऐसी भाषा जिसको सीखने में कठिनाई न हो, सरलता पूर्वक हर व्यक्ति, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे अन्य व्यक्ति हैं, जिसको आसानी से वो सीख सके। क्यों कि अगर हम किसी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्थान प्रदान करते हैं तो निश्चित है कि सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि सारा दिन उसी पे उन्हें कार्य करना होता है, तो विद्यालयों में तो वो चीज धीरे धीरे होगी, लेकिन सबसे तीव्र गति से जो परिवर्तन होगा वो सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी होगा। तो यहाँ पर इस बात को उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जो कर्मचारी लोग जिसको सरलता से सीख सके, सरल हो भाषा, वह भाषा राज्य भाषा होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही वह थी कि धार्मिक, आर्थिक या व्यापारिक कहो,
आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक गतिविधियां भली भांति संपन्न संपादित हो। गतिविधियां संभव हो, ठीक है ना। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्योंकि सर्वाधिक कार्य इन्हीं में पड़ता है। राजनीतिक हो तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक भाषा का संप्रेषण की आवश्यकता होती है। आर्थिक, व्यापार आदि में आर्थिक गतिविधियों में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। धार्मिक, क्योंकि उस समय धर्म का बहुत अधिक प्रभाव देखा गया है, इसीलिए धार्मिक कहा गया। तो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का संपादन जिसमें सरल हो, सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक और अधिकांश जनता के द्वारा जिसको समझा बोला जा सकता हो, तो समझ सकते हो, उसी भाषा को वहां पर उपयोग किया जाना चाहिए। और फिर तीसरी बात वही जो मैं अभी कह रही थी, अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती हो, ठीक है ना, कि अधिकांश जनसंख्या जिसको बोलती हो वह भाषा राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। चौथी बात जो कही थी उन्होंने, संपूर्ण राष्ट्र के लिए सीखना आसान। यहां पर जितनी बात की वो उन्होंने जिसको सीखना सरल है, उसमें उन्होंने ये है कि उसमें अधिकारी और कर्मचारियों पर बात करी। हम यहीं पर इसको कह सकते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या, ठीक है ना, संपूर्ण जनसंख्या, चाहे उसमें कर्मचारी है, विद्यार्थी है, चाहे कोई भी है, सभी के लिए सीखना आसान हो ऐसी भाषा होनी चाहिए। और अंतिम बात जो थी वो अल्पकालीन न होकर, अल्पकालीन न होकर अल्पकालीन ना हो या क्षणिक हितों को ध्यान में न रखा जाए, ठीक है ना। यानी कि ना तो वो अल्पकालीन हो कि कुछ समय तक लोग उसका उपयोग करें फिर भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि वह व्यक्ति के एक स्मृति पटल पर इस तरह से छप जानी चाहिए, उसमें इस तरह से उसे आत्मसात कर ले कि वह उसे ताउम्र उसी भाषा का उपयोग करना उसके लिए सुगम सरल हो सके। दूसरी चीज जिसमें कि अल्पकालीन क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि क्षणिक ये क्या होता है कि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का कि हमारी भाषा का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी भाषाओं के लिए आंदोलन किए गए, शास्त्रीय भाषाओं में भी बहुत सारी भाषाओं को स्थान मिला गया, तो कई बार उनमें से उठाया जाए कि भाई हमारी इस भाषा, क्योंकि ये भी सर्वाधिक प्राचीन भाषा, इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन वह भाषा सबके लिए सीखना सरल नहीं हो सकता है कि ऐसा हो कि वो सीखना सरल ना हो और वो अल्पकालीन हो, केवल एक क्षणिक जो है हित को ध्यान में रखकर कही गई होगी, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के दृष्टिकोण से उस पर समर्थन किया हुआ। ऐसी भाषा का समर्थन नहीं होना चाहिए। भाषा वो जो दीर्घकालीन हो और जन जन का हित कर सके। अर्थात अगर गांधी जी के भी इस विचारों को देखें तो भाषा ऐसी जो कि हर व्यक्ति सरलता से सीख, समझ, बोल और उपयोग में ला सके, दीर्घकालीन हो, क्षणिक स्वार्थों के आधार पर जिसका चुनाव न किया जाए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात ये समझ में आई होगी। इसी आधार पर आज आपको एक प्रश्न है करना है, भाषा संबंधी नीतियों की संस्तुतियों को स्पष्ट कीजिए। भाषा नीति
भाषा नीति संबंधी संस्कृतियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, विभिन्न संस्कृतियां जो दी गई हैं उनको स्पष्ट करना। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलते हैं अगर तो जो गाइडलाइन दी गई है उसका सख्ती से पालन किया जाए, बाहर न निकला जाए, निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।